नमस्ते आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक करंट के टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आप न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में इसकी खूब चर्चा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो उसी को बताने का एक प्रयास मेरे द्वारा भी किया जाएगा। तो ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक देश एक चुनाव। तो आज हम इसी पे जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है, आप इसको देख लीजिए। तो चर्चा में होने का एक कारण ये है कि केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसका उद्देश्य पंचायतों, राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं की तलाश करना है। मतलब एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जो करेगा क्या कि जो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली है, पंचायत का, फिर राज्य विधानसभा और जो है केंद्र में जो लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसको जो है वो एक साथ कराने की क्या संभावना हो सकती है, उस पे ये विचार करेगा। और हालांकि 1951, 52, 62 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। देखिए, ये जो चर्चा है कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा नहीं है कि ये आज की संकल्पना है, आज की सरकार ऐसा सोच रही है। जब हम आजाद हुए थे उसके बाद जो हमारे चुनाव हुए, चाहे वो 52 हुए, 57 हुए, 62 और 67, इसमें जो है राज्य और केंद्र की जो सरकारें हैं दोनों का एक साथ चुनाव कराया भी गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से, अब कारणों में ये था कि जो राज्य की सरकारें थी वो भंग कर दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। कहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, और चूंकि आप जानते हैं कि 6 महीना से ज्यादा अगर कोई वैलिड कारण ना हो तो वहां जो है चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए जो ये क्रम चल रहा था वो टूट गया। तो 67 के बाद से तो फिर सेंट्रल में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं समय पे, और राज्य विधानसभाओं का जैसे जिसका अ, समय पूरा हो रहा है, कार्यकाल पूरा हो रहा है, वैसे चुनाव हो रहे हैं। तो आप जो है एक छोटा सा इंट्रो समझ लीजिए। अब इसके सदस्य देखिए कौन है। सदस्य में सबसे पहले एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य। तो अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, वो इसके अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ अमित शाह, गृह मंत्री, श्री अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं वर्तमान में लोकसभा के। गुलाम नबी आजाद, ये राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर हैं। फिर यहाँ एन के सिंह हैं, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष। सुभाष कश्यप, पूर्व लोकसभा महासचिव। और यदि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो इनकी बुक भी पढ़े होंगे सुभाष कश्यप जी की। फिर हरीश साल्वे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और संजय कोठारी जो हैं वो पूर्व सीवीसी हैं। तो ये हैं, इसमें क्या है कि एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य हैं। ये उनके नाम हैं, ये आप लोग देख लें एक बार। अब ये जो चर्चा है, क्या ये चर्चा, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि पहले से चुनाव होते थे और ये आज की संकल्पना नहीं है। ये समय समय पर सरकारें चाहती थी, चाहे केंद्र सरकार का प्रयास हो, चाहे जो विभिन्न एजेंसियां हो जिसमें निर्वाचन आयोग हो, विधि आयोग हो, उन्होंने समय समय पे अपनी संस्तुतियां भी करी हैं कि एक देश में
एक बार में चुनाव फिर जो जो 67 में होता था, 67 से पहले तक होता था, वैसे फिर किया जाए। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि पूर्व में इस दिशा में किए गए प्रयास, जो अभी ये जो कमेटी गठित हुई है, इसके पहले भी क्या कुछ प्रयास हुए हैं, उनका यहाँ आप देख लीजिए कि क्या प्रयास किए गए हैं। तो जो सबसे पहला प्रयास है कि वर्ष 1982 में चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संस्तुति की थी, मतलब 1982 में। फिर 1999 में जस्टिस पीपी जीवन की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी। फिर 2018 में क्या है, जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में एक साथ एक चुनाव कराने की बात की। मतलब कौन कह रहा है कि जो विधि आयोग है, फिर निर्वाचन आयोग है, जो चुनाव आयोग है, वो सब संस्तुति कर रहे हैं। तो वही आगे कहा जा रहा है कि जब जस्टिस बीएस चौहान ने 2018 में कहा कि नहीं भाई, जो चुनाव हो वो एक साथ होने चाहिए। हालांकि इन्होंने कुछ शर्तों को भी जोड़ा। शर्त क्या था कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करने होंगे। क्योंकि 83 और जो 85 है वो केंद्र स्तर पे चुनाव से संबंधित है, और 172 74 जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि पॉसिबल तो है, लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन भी करने पड़ेंगे। कौन कह रहा है, जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज को कहा। फिर आगे क्या होता है कि वर्ष 2015 में संसद की स्थायी समिति ने 2 चरणों में संसद और विधानसभा का चुनाव कराने की बात कही। मतलब वर्ष 2015 में संसद की जो स्थायी समिति है, वो संसद और विधानसभा के चुनाव को 2 चरणों में कराने की बात कही। इसके तहत लोकसभा एवं कुछ राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाए तथा शेष राज्यों के चुनाव 2.5 वर्ष बाद कराया जाए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव हो, इसके साथ जो है कुछ राज्यों को, जैसे अगर 10 से 12 राज्य के जो चुनाव हैं लोकसभा के साथ करा दिए जाए, और बाकी जो शेष राज्य हैं उनका जब लोकसभा अपने कार्यकाल का 2.5 वर्ष पूरा कर ले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब 2.5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, तो 2.5 वर्ष के बाद पुनः एक बार चुनाव जो शेष राज्य हैं उनका करा दिया जाए। तो ये कौन कह रहा है, 2015 की जो स्थायी समिति थी संसद की, उन्होंने इस चीज को कहा था। फिर आगे भी इसको देख लीजिए। वर्ष 2014 और 19 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, अपनी चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव की बात कही थी। मतलब ये जो मोदी जी आज विभिन्न मंचों पे कहते आए हैं, तो ये बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी, और इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे, या जब विपक्ष में लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन लोगों ने भी इस दिशा में प्रयास किया था। उनका भी एक मत था कि एक बार में ही देश में चुनाव होने चाहिए। तो कहीं न कहीं ये भाजपा के एक तरीके से चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल रहा है। और हाल ही में जो 15 अगस्त पे जब हमारे पीएम भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने भी उस समय भी इसकी जरूरत को स्थान दिया और इस पे चर्चा करी लाल किले से। तो ये सब जो चीजें हैं वो पूर्व के प्रयास हैं, मतलब कब के, इस कमेटी के गठित होने के पहले के प्रयास है। मतलब एक तरीके से पूर्व पीठिका जो है वो पहले से तैयार हो रही थी। अब भाई अगर इतनी सारी भूमिका बन रही है, इतनी बड़ी कमेटी बन रही है, आप सोचिए कि हमको लग रहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली ऐसी कमेटी होगी कि जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति उसकी अध्यक्षता कर रहे हों। तो ये अपने आप में इसके महत्व को दर्शाता है। तो क्या ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है? अब हम अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो उसी पे जाएगा
कि एक देश एक चुनाव से लाभ क्या है, आखिर इतनी ज्यादा भूमिका इसको लेकर के बनाई क्यों जा रही है। समय समय पे चाहे निर्वाचन आयोग हो, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हो या विधि आयोग हो, क्यों इसको लेकर के कहते हैं कि नहीं एक बार में ही चुनाव कराए जाए। तो देखिए उसी में सबसे जो पहला है कि भाई धन की बचत होगी, जो सबसे पहला इसमें है लाभ में कि धन की बचत होगी। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मतलब ये जो 10,000 करोड़ रुपए का है एक अनुमान है, हालांकि ये वास्तविक है कि चुनाव आयोग ने केवल चुनाव संपन्न कराने के पीछे 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया, हालांकि वास्तविक खर्च करीब 60,000 करोड़ था। अब आप पूछेंगे कि चुनाव आयोग तो 10,000 कह रहा है, 60,000 कैसे हुआ। देखिए जो 60,000 का जो खर्चा हुआ वो चूंकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव जो लड़ती हैं, उनके जो उम्मीदवार होते हैं वो खर्चा करते हैं। और आप सभी लोग अपने जीवन में अभी इस स्तर पे आ गए होंगे कि चुनाव को तो देख ही रहे होंगे कि अगर एक गांव का प्रधान बनने के लिए भी लोग 10 लाख तक खर्चा कर दे रहे हैं, तो विधानसभा मतलब विधायक बनने के लिए या सांसद बनने के लिए तो वहां तो करोड़ों में खर्चा करते हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि इससे जो है धन की बचत होगी। फिर जो इसमें दूसरा पॉइंट है कि बार बार चुनाव होने से राजनेताओं का ज्यादा ध्यान चुनाव पर रहता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि कहीं भी चुनाव होगा, सारी राजनीतिक पार्टियां, उसके बड़े बड़े नेता, जो सत्ता में है वो भी, जो विपक्ष में है वो भी। तो उससे क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि अगर केंद्र सरकार है, अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, हिमाचल में चुनाव हो रहा था, तो आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार के बहुत से नेता मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री भी जा करके वहां अपने पार्टी की तरफ से प्रचार कर रहे थे। तो ये अगर बार बार हो रहा है, अब सपोज करिए कि अभी हिमाचल प्रदेश कर्नाटक के चुनाव खत्म हुए, फिर जो है 4 महीने के बाद जो है देखिएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में फिर चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो फिर जो है सारा फोकस्ड क्या है उन राज्यों पे हो जाएगा। तो इससे वही कहा जा रहा है कि राजनेताओं का ध्यान जो है चुनाव पर ही रहता है, जिससे शासन प्रशासन की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। अतः एक बार चुनाव होने से इसे रोका जा सकता है। मतलब कि जो हमारे नेताजी लोग हैं, जो हमारे भाई नेता जो हैं, वही एक तरीके से नीति नियंता होते हैं, वही पॉलिसी बनाते हैं। तो अगर वही चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे, अच्छा चुनाव में व्यस्त होना भी उनके लिए जरूरी है भाई। अगर चुनाव में वो जीतेंगे नहीं तो फिर तो उनको कुर्सी नहीं मिलेगा, उनको वो पद नहीं मिलेगा। तो उनके लिए भी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से हम पहले सत्ता में आए, सत्ता में बने रहें। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि इससे जो है कहीं न कहीं उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। और आगे देखिए फिर जो एक चुनाव से रोका जा सकता है। फिर बार बार चुनावी आचार संहिता के कारण सरकारें नीतिगत एवं विकासोन्मुखी फैसले नहीं ले पाती। चुनावी आचार संहिता के कारण नीतिगत एवं विकास फैसले नहीं ले पाती। इसमें यह कहा जा रहा है कि जब आप देखते होंगे कि किसी भी स्टेट में जब चुनाव आयोग तिथि घोषित करती है तो उसी समय चुनाव आचार संहिता लग जाता है। तो उस समय क्या है कि जो सरकारें होती हैं वो बहुत बड़े फैसले नहीं ले सकती हैं। मतलब करंट में कोई नया फैसला तो ले नहीं सकती, पुराने जो फैसले हैं जो पहले से चले आ रहे हैं उनके क्रियान्वयन को तो करती हैं, लेकिन नए फैसले नहीं ले सकती। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि जो बार बार ये जो चुनावी आचार संहिता होता है ये भी एक बड़ी समस्या है। किंतु एक बार चुनाव होने से इन समस्याओं को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। भाई अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो मान के चलिए अगर 2 महीना चुनावी आचार संहिता रहती है तो केवल 2 ही महीना तो सरकार का कामकाज प्रभावित होगा, बाकी समय तो वो बेहतर तरीके से काम करेगी। लेकिन हर अगर 4 महीने के बाद चुनावी आचार संहिता लागू रहेगा तो सरकार की कार्य क्षमता को तो प्रभावित करेगी ही करेगी। फिर कहा जा रहा है कि बार बार चुनाव होने से काले धन को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि चुनाव में भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है,
अतः राजनीतिक दलों द्वारा गलत तरीके से धन एकत्रित किया जाता है। जब चुनाव होता है तो आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर में, मीडिया में देखते होंगे कि पुलिस बहुत सक्रिय हो जाती है, पुलिस बहुत चेक करती है, गाड़ियों की बहुत चेकिंग होती है, और उसमें खूब ब्लैक मनी, करोड़ों करोड़ों ब्लैक मनी उसमें पाई जाती है, पकड़ी जाती है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि जो चुनाव होता है, चूंकि ये बहुत खर्चीला होता है, चुनाव जो है उसमें बहुत ज्यादा धन की जरूरत होती है, और जब ये बार बार होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितने धन की आवश्यकता होगी, और ये धन कहाँ से आएगा, तो कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, उन्हीं सबको यहाँ खपाया जाएगा। तो वही इसमें कहा जा रहा है। तो अगर एक बार में चुनाव होगा तो इससे भी निजात मिल सकती है। फिर अगला पॉइंट देखिए, बार बार चुनाव होने से जाति, धर्म एवं सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिलता है। बंगाल में हुए चुनाव, हाँ, इसमें ये है कि देखिए, जब चुनाव होता है तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो तो एक घोषणा पत्र जारी ही करती हैं कि हम ये विकास करेंगे, हमारा ये एजेंडा है। लेकिन एक समय के बाद, चुनाव के 2-4 दिन के बाद, ये सारी चीजें, और खासकर उत्तर भारत में तो देखने को मिलता है कि ये सब सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। फिर वहाँ फैक्टर क्या होता है, जाति क्या है, धर्म क्या है, फिर वहां सांप्रदायिक एंगल दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो है, एक तरीके से चुनाव में राजनीतिक पार्टियां इस लाभ तो ले लेती हैं, लेकिन जो भारत की जो एक तरीके से जो आपसी कंपोजिट कल्चर की जो बात है, कि जहाँ लोग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की तरीके से रहते हैं, विभिन्न जाति धर्मों के लोग, तो उनमें एक तरीके से ये वैमनस्य पैदा करने का भी काम कर देती हैं। इसलिए देखिएगा, चुनाव में क्या होता है कि चुनाव में सबसे ज्यादा जो होता है जातीय हिंसा होती है, और सांप्रदायिकता भी यहाँ चरम पर देखने को मिलता है, कि कोई किसी धर्म का नारा लगाएगा तो कोई किसी धर्म का नारा लगाएगा, जबकि सभी धर्म एक है, सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन नेता लोगों को क्या है, उनको तो अपना लाभ चाहिए। तो कहीं न कहीं ये भी डिस्टर्ब होता है। और जब एक चुनाव होगा तो ये जनता जो है उसको साल, मतलब 5 साल में कहीं एक बार फेस करेगी, तो वो काफी कम हो जाएगा। तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर सरकारों का ध्यान भी लघु अवधि की लोक लुभावन योजनाओं पर अधिक रहता है, जिससे उन्हें चुनाव में लाभ हो। इससे ढांचागत सुधार के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। देखिए, जैसे चुनाव में क्या होता है, जब चुनाव होता है तो मैंने पहले ही कहा कि भाई, पार्टियों की पहली प्राथमिकता होती है कि हम किसी न किसी तरीके से सत्ता में आए। तो सत्ता में आने के लिए वो बहुत सी चीजें घोषणा करते हैं कि हम आएंगे तो ये फ्री कर देंगे, हम आएंगे बिजली फ्री कर देंगे, हम आएंगे आपको पानी फ्री कर देंगे, हम आएंगे किसानों का ऋण माफ कर देंगे, बेरोजगारों का इस तरीके से भत्ता देंगे। तो वो सब जो चीजें हैं, देखिए, फ्री की चीजें हैं। तो फ्री की चीजें अगर कोई आपको फ्री में दे रहा, तो आपसे उसकी बहुत बड़ी कीमत वो लेगा भी, और वाकई में जनता उसकी बहुत बड़ी कीमत बाद में चुकाती भी है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि भाई, बार बार चुनाव होगा तो जनता को लगता है कि अरे, हमको तो थोड़ा कुछ मिल गया, लेकिन उसका जो है वो दीर्घकालिक तौर पे नुकसान ही होता है। लेकिन अगर एक बार 5 साल में एक बार चुनाव हो तो इन सब चीजों पर भी रोक लगाई जा सकती है। अगले पॉइंट में भी वही कहा जा रहा है कि मुफ्त की वस्तुएं दी जाती हैं तो देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कि समझ लीजिए कि गरीब से गरीब राज्य, मतलब यूपी बिहार, ये सब कोई बहुत समृद्ध राज्य तो नहीं है पर कैपिटा इनकम के मामले में, लेकिन ये लोग भी चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देंगे कि हम ये कर देंगे, हम फ्री में सारी चीजें देंगे। तो ये सब चीजें जो है वो देश की या राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं होता है, जो एक चुनाव के माध्यम से रोका जा सकता है। तो ये जो है एक चुनाव के जो है ये लाभ है। फिर वोटर को बार बार मत देने से मुक्ति, इससे वोट प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकता है। अब आप सोचिए, आप ही वोटर हैं, और सपोज करिए कि आप अपने घर से 200 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, तो अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो आप उसको बहुत सेलिब्रेट करते हुए जाएंगे, वहां पार्टिसिपेट करेंगे, वोट प्रतिशत इससे बढ़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि 4 महीने, हर 4-6 महीने के बाद, साल भर के बाद एक बार चुनाव हो,
वो आपकी जो जाने की गति है वो धीमी हो जाएगी। आपको लगेगा कि यार क्या जाना है। तो इसलिए देखते होंगे कि जो चुनाव है, चुनाव में जो मत प्रतिशत है वो 60% ही उपस्थिति बहुत ज्यादा मानी जाती है, बाकी 40% लोग अनुपस्थित रहते हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये साल मतलब 5 साल में यदि एक बार हो तो जो है मत प्रतिशत को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब जो है इसके लाभ में आ गए। अब अगर लाभ है, किसी चीज का लाभ है, तो कुछ उसकी हानियां भी होती हैं। तो आप अगला जो हमारा पॉइंट है वो हानि में जाएगा कि इसकी हानि क्या है, इसके विरोध में क्या तर्क दिया जा रहा है। देखिए, इसमें जो कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव में भी धन के खर्च को रोका नहीं जा सकता। मतलब धन का खर्च तो यहां भी होगा। और वो कैसे होगा? तो यदि 2024 में एक साथ चुनाव कराया जाए तो ईवीएम पर ही अत्यधिक धन खर्च करना होगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारे ईवीएम है, जिस जहां हम वोट डालते हैं, जो मशीन है होती है, तो वो मशीन बहुत ज्यादा नहीं है। और वो अभी इसलिए काम उसे चल जाता है कि एक साथ चुनाव नहीं होते हैं। तो एक साथ चुनाव नहीं होने के कारण होता क्या है कि सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा है, सारे मशीन यहाँ आकर के चुनाव संपन्न कराए, उसके बाद फिर राजस्थान वो चले गए, मध्य प्रदेश चले गए। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि अगर एक ही साथ चुनाव घोषित कर दिया जाए कि एक ही साथ, तो इन सबों की बहुत ज्यादा संख्या की जरूरत पड़ेगी, जिसको जिसको परचेज करने में धन भी बहुत लगेगा। और दूसरी चीज, इनकी जो कीमत होती है, इनकी जो सारी कीमत तो जो है वो है ही है। साथ ही साथ इनकी जो कार्य करने की जो समयावधि होती है, ये एक मशीन जो है, ऐसा निर्वाचन आयोग का मानना है कि वो 15 साल तक काम कर सकती है, कि मतलब 15 साल के बाद वो बेकार हो जाती है। तो सोचिए, अगर 3 बार चुनाव होता है तो एक मशीन जो है वो 3 ही बार चुनाव संपन्न करा पाएगी, उसके बाद तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि धन के खर्च को यहाँ भी नहीं रोका जा सकता। फिर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें, कि यदि कोई केंद्रीय सरकार समय से पूर्व गिर जाए तो क्या होगा। 16 में से 7 लोकसभाएं समय से पूर्व भंग हो चुकी हैं। भाई, जैसे सारे विधि आयोग या चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट करी कि केंद्र सरकार के साथ चुनाव कराया जाए, ठीक है, केंद्र सरकार का चुनाव हुआ और साल भर के बाद ही केंद्र सरकार ही गिर जाए। अब साल भर के बाद यदि केंद्र सरकार गिर गई तो फिर सारे राज्यों को चुनाव में उतरना पड़ जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि भारत में जो केंद्र सरकार है वो कभी गिरी नहीं है। आप उदाहरण देख लीजिए कि 16 में से जो है 7 लोकसभाएं जो है वो समय से पूर्व ही भंग हो चुकी हैं। मतलब मुझे याद है, मतलब मुझे क्या, मैं तो बहुत छोटा था, लोग बताते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उनकी 13 दिन की, 13 महीने की, फिर वो एक 4.5 साल की करीब थी, 5 साल की। या फिर अ, जब HD देवगौड़ा थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, तो उस समय जो है बहुत ट्रांजिशन का फेज था कि मतलब बार बार जल्दी जल्दी चुनाव हो रहे थे। तो ऐसे में जो है कहीं न कहीं जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी, बहुत ही जटिल हो जाएगी। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि भाई, यदि ऐसा होता है तब क्या किया जा सकता है। और इसमें जो अगला तर्क है कि क्षेत्र, राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुद्दे, एक साथ चुनाव कराने से पंचायतों एवं विधानसभाओं के चुनाव पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं। इससे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को तो लाभ हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को नुकसान पड़ सकता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक साथ अगर चुनाव कराया जाए तो क्या है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है और जो लोकसभा का जो मुद्दा है तो वो हावी हो जाएगा। और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये देखा भी गया है कि जब भी इस तरीके के चुनाव हुए हैं तो जो सेंट्रल में बड़ी पार्टी रही है उसको फायदा मिला है। और ये जो है, चूंकि हमारे यहाँ क्या है कि भाई चुनाव का जो है विकेंद्रीकरण है, तृणमूल स्तर तक उसको पहुंचाने की बात है।
तो कहीं न कहीं एक बार पुनः ये आरोप ऐसा लगाया जा रहा है कि ये केंद्रीयकरण को ही बढ़ावा देगा। जो हम लोगों ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों को सशक्त करने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो सब प्रक्रियाएं भी बाधित होंगी और यहाँ केंद्र जो है एक बहुत ही सशक्त भूमिका में उभर कर आ सकता है। तो ये इसके विरोध में तर्क है। ये देखिए हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग देख लें। यूट्यूब है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप ही का चैनल है और ये आप ही के सहयोग से आगे बढ़ेगा। अब इसमें जो अगला है भाई, इसके लाभ आपने देख लिया, इससे इसकी समस्याएं देख ली। अगर इसको लागू ही करना पड़े, अगर सरकार मंशा बना ले या जो कमेटी है वो लागू करने का प्रयास ही करे, इसमें चुनौती क्या आ सकती है। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है कि इसमें चुनौती को दिखाना है। तो जो चुनौती है वो सबसे पहली चुनौती तो इसमें यही होगी कि इसे लागू करने के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 74 एवं अनुच्छेद 356 में संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद में 2/3 बहुमत एवं आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। मतलब सबसे पहली चुनौती तो यही है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इसको अध्यादेश के द्वारा या साधारण बहुमत से जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दे। इसके लिए आपको संविधान संशोधन में जाना होगा, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए संसद में दोनों राज्यों से, साथ ही साथ आधे राज्यों की भी आपको सहमति चाहिए, तब तो जाकर के कहीं कानून बन पाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है। दूसरी जो चुनौती है कि भारी मात्रा में ईवीएम मशीनों, करीब 25 लाख एवं सुरक्षा कर्मियों तथा मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। आप समझ सकते हैं कि एक उत्तर प्रदेश या विधानसभा, बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है, तो वहाँ कितनी बड़ी मशीनरी, देश की पूरी मशीनरी वहाँ काम करती है। और सोचिए अगर देश में ही एक साथ सारे चुनाव हो जाएं तो कितने ज्यादा ईवीएम की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ साथ सुरक्षा कर्मी, मतदान कर्मी की जरूरत पड़ेगी, जो अपने आप में भी एक कठिन काम है इसको मेंटेन करना। फिर इसमें जो अगली चुनौती है, हाल ही में कर्नाटक, हिमाचल एवं गुजरात में चुनाव हुए हैं और ये सरकारें कभी नहीं चाहेंगी कि उन्हें पुनः चुनाव में जाना पड़े, अतः वे इस फैसले का विरोध करेंगे। अब जैसे ये है कि सोचिए अगर 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव अगर घोषित कर दिया जाए और ये नियम बना दिया जाए कि भाई राज्य के भी चुनाव साथ ही साथ होंगे, तो आप सोचिए जो अभी हिमाचल में सरकार बनी सुक्खू जी की, या कर्नाटक में जो सरकार बनी या सिद्धरमैया जी की, या अभी चुनाव होने हैं 4 महीने के बाद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो यहाँ की जो इलेक्टेड सरकारें हैं, जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो तो भाई 5 साल मान के चले कि हम तो 5 साल के लिए बन गए, तो वो कभी इस चीज को चाहेंगे कि तुरंत चुनाव हो जाए, तो ये विरोध करेंगे। और अगर ये विरोध करेंगे तो जो आधे राज्यों की क्राइटेरिया है संविधान संशोधन में, क्या वो पूरी हो सकती है? तो वो पूरी नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। फिर इसमें अगला क्या है कि देश में लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायतों के चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। जहां पंचायत चुनाव सड़क, नाली, पेयजल जैसे अति स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, वहीं लोकसभा चुनाव में विदेश नीति जैसे मुद्दे अहम होते हैं। ऐसे में एक साथ चुनाव होने में चुनावी मुद्दों का घालमेल हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि जो भी चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत के हो या राज्य विधानसभा के हो या देश की लोकसभा के हो, सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं। यदि आप लोकसभा में वोटिंग करने जा रहे हैं तो आप वहां देखेंगे कि देश की इकोनॉमी कहाँ है, देश की विदेश नीति कैसी चल रही है, वो सब चीजों को देखते हुए ही आप वोट करेंगे कि भाई कौन कैंडिडेट अच्छा है। अगर गांव के प्रधान जी को चुनने जा रहे हैं तो आप वहां देखेंगे कि यार हमारे गांव में विकास की क्या स्थिति है। यदि पहले प्रधान जी हैं उनको कंटिन्यू करना है तो आप ये देखेंगे कि वो किस तरीके से विकास कर रहे हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि दोनों के जो मुद्दे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो हावी रह सकता है और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो गौड़ हो सकते हैं या वो समाप्त हो सकते हैं।
तो उसमें क्या है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे और जो क्षेत्रीय चुनाव हैं जैसे विधानसभा या पंचायतों का, वो भी प्रभावित हो सकता है, वही इसमें कहा जा रहा है। फिर आगे देख लीजिए। अब एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार इन सभी बिंदुओं पर गंभीर बहस की दरकार है, जिसके बीच से ही कोई सकारात्मक रास्ता निकल सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये असंभव है कि एक देश एक चुनाव असंभव है, भाई पहले भी हुआ है। और अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन, ये सब ऐसे देश हैं जहां इस तरीके के चुनाव होते हैं और सफल भी हैं। भारत भी 67 तक इसको चला के ही रख रहा था। तो ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन चूंकि आज की बदलती हुई परिस्थिति में जब लोकतंत्र जब लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है, तो ऐसे में हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा कोई स्टेप ऐसा ना उठ जाए कि वो केंद्र की चीजों को मजबूत कर दे, और जो हमारी जो नीचे की संस्थाएं हैं, चाहे विधानसभा हो या पंचायती राज व्यवस्था हो, जो एक तरीके से बहुत ही जरूरी है देश के लोकतंत्र के लिए, उनको कोई क्षति ना पहुंचे। तो इसीलिए इन सारे मुद्दों को एक तरीके से मंथन करने की जरूरत है, इस पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत है, और इसको तब उसके बाद किसी निष्कर्ष पे जाने की जरूरत है। मतलब इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, अभी इस पे विचार विमर्श के द्वारा ही कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो आज का जो प्रश्न था, प्रश्न क्या, एक मुद्दा ही था, उस पर जो मैंने चर्चा करी वो है। फिर आगे आप लोग कुछ देख लें। देखिए, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिए। हमारा पिछला वीडियो था उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों का उल्लेख करते हुए इसके सुदृढ़ीकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, चर्चा करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पीसीएस पेपर 5 से संबंधित है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा इसको देख लीजिए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।